जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 12 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ, जिसमें भी करंट अफेयर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उन्हीं सभी को मैं लेकर के आता हूँ। चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो मैप प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से एक मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हम लोग छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में देखेंगे और फिर क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन, इसको देखने वाले हैं। फिर केंद्र खाद्यान्न भंडार जारी करेगा, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर ये ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसे में देखेंगे। भारतीय खाद्य निगम, थोल पावई कुथू, और फिर भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी अभी मैं आपको टॉपिक बताया सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग इन सभी चीजों को। देखिए सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे। तो मैप में भी हम लोग अभी जो एक अभी न्यूज में चल रहा है, श्रीलंका का मेन हमारे पास अभी मैप देखना है। तो आप देखेंगे कि आप भारत के दक्षिण में यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग श्रीलंका के बारे में एक यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिंकोमली है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है, चर्चे में है। भारत और जापान जो है और श्रीलंका तीनों मिलकर के यहाँ पे एक डेवलपमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अभी आपको मैं इससे पहले जो है भारत श्रीलंका का एक संबंध जब मैं बताया था, उस समय संबंध वगैरह भी उस समय समझाया था, आपको बताया था। तो उसी समय आप देखे थे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है हमारे इंडिया आए थे। ठीक है, रानिल विक्रम सिंघे जिनका नाम है, तो वो यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्हीं से फिर ये सारी चीजें जो है एक समझौता हुआ। तो ये जो है ना त्रिंकोमाली, याद रखेंगे। ये त्रिंकोमाली जो है यहाँ पे अभी डेवलपमेंट करने का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ जापान भी यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकता है। बाकी आप देखते हैं तो श्रीलंका का यहाँ पे आप देख रहे हैं राजधानी कोलंबो किधर साइड में है, तो आप देखेंगे ये पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हम्बन टोटा। ये जो हम्बन टोटा, ये एक अलग से आप यहाँ पे पोर्ट देख रहे हैं, जो कि चाइना 99 वर्षों के लिए लेकर के रखा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आज हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपको, ये श्रीलंका का अगर ये एरिया देखते हैं, ये त्रिंकोमाली, तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से अंदर की ओर निकला हुआ है, ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से जो निकला हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बेस्ट प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। ठीक है, अगर ऐसा एरिया अगर बना हुआ है कहीं पे भी, तो अपने आप में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और समुद्र के एकदम किनारे वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ से अगर जहाज वगैरह भी आता है, और ये भी पूरा एरिया जो है पूरा डीप एरिया है, तो यहाँ जो जहाज आता है वो यहाँ पे आराम से उसको रोक सकते हैं, फ्यूलिंग कर सकते हैं। तो ये काफी एक बेहतर माना जाता है अगर इस तरीके की स्थिति किसी देश के पास रहे तो। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा खुला हुआ, एक तरफ से खुला हुआ है, बाकी तीनों तरफ से ढका हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे जहाजें आएंगी वो भी क्या है, सुरक्षित रहेंगे। अब यहाँ से आप इसको रोक कंट्रोल भी कर सकते हो, रोक सकते हैं, है ना। तो फ्यूलिंग वगैरह करना और यहाँ पे आप अपने पोर्ट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए इस तरीके का जो एक बंदरगाह अगर हो तो काफी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, अब जो ये त्रिंकोमाली है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया है, इसी यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के द्वारा ये छोटे छोटे देखिए बहुत सारे टैंक बनाए गए हैं। ठीक है, ये सब, ये
तो ये छोटे छोटे जो टैंक बनाए गए हैं ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, अंग्रेजों के समय में यहाँ पर। क्योंकि जब अंग्रेजों के समय जब हम लोग आप देख रहे थे कि भारत पे भी उन लोगों ने शासन किया था, उसी समय लोग श्रीलंका पे भी शासन कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ पे इस तरीके का फ्यूलिंग टैंक बना करके रखे थे। तो अभी तक उसी तरीके से पड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है, आप लगातार इससे पहले भी देख रहे होंगे कि श्रीलंका जो है मतलब काफी उसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा भी डैमेज चल रहा था। लगातार उसको आप देख रहे हैं कि लोन वगैरह लेकर के चीन के भी दबाव में आ गया श्रीलंका। क्योंकि ये सब चीजें हम लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब इसके पास इकोनॉमी इतनी वीक हो गई थी कि अब दूसरे देशों से भी सहायता लेना पड़ा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का रीडेवलपमेंट करना है इन सब का, तो वो श्रीलंका अभी इस तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत आएगा, जापान भी आ सकता है। तो यहाँ पे इन सभी को फिर से चालू करने का इनका प्लान है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है हमारे लिए ये जो ये त्रिंकोमाली जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है मैप की दृष्टि से। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें आती हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग त्रिंकोमाली देखने वाले हैं। ये त्रिंकोमाली मतलब देख लिए। ठीक है, बस मैप मेन है कि ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि त्रिंकोमाली जो है ये वर्ड ये कहाँ पे है या किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला टॉपिक है छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग को समझना है क्योंकि अभी के लिए एक बहुत एक बेहतर यहाँ पे हम लोगों को एक अलग तरीका यहाँ पे मिल रहा है बिजली उत्पादन के लिए। तो हम लोग को इस चीज को समझना है। देखिए इस तरीके का जो है एक आप देखे होंगे बिजली उत्पादन के लिए अलग जो संयंत्र वगैरह जो लगे रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल की भी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण वगैरह के भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रदूषण भी होता है। तो इस तरीके से इन सबको अब कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि भारत का एक लक्ष्य है यहाँ पे कि 2070 तक लगभग हम लोगों को अब जीरो उत्सर्जन का जो टारगेट है उसको हम लोग को पूरा करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं इसको करने के लिए हम लोग को अपने जितने भी ऐसे अगर प्रदूषण वाले जितने भी इस तरीके का अगर हमारे पास ये इस तरीके का अगर हमारे पास जितने भी कारखाने वगैरह हैं इन सभी पर हम लोग को कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा जिससे हम लोग उत्सर्जन को कम कर सके। तो उसी उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में एक हम लोग अभी जो है स्मॉल यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे अलग है क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझिएगा सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर ग्रिड स्थिरता उत्सर्जन में कमी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षित कॉम्पैक्ट परमाणु ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है। देखिए प्रीलिम्स में और मेंस के लिए आपके पास ये पॉइंट्स है कि आप इसको एक जगह कहाँ और ऐड कर सकते हैं। जितने भी अगर हम लोगों को अगर इस तरीके से प्रश्न आता है कि हम लोग अगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीजें, तो वहां पे भी हम लोग इसको एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्रीलिम्स में तो पहला प्रश्न इधर ही से आएगा कि छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में ये क्या है। तो देखिए हम लोग समझते हैं एक प्रकार का जो ये परमाणु रिएक्टर है जिसकी जो क्षमता है यहाँ पे 300 मेगावाट तक होती है। तो ये एक प्रकार का ऐसा यहाँ पे परमाणु रिएक्टर होगा जिसकी क्षमता 300 मेगावाट तक होगी। ठीक है, पहला इसकी एक विशेषता के रूप में, तो इसको इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इन्हें पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में छोटे और आर्थिक कॉम्पैक्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, अधिक कॉम्पैक्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो पुराने अभी के जो संयंत्र जो मैं आपको बताया था वो जो है उनसे थोड़ा सा ये लोग अलग रहेगा, ये अलग रहेगा और ये छोटा भी रहेगा और अधिक कॉम्पैक्ट भी रहेगा।
ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग, ये जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको हम लोग एनपीपी कहेंगे, और जबकि जो ये छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर है इनको हम लोग एसएमआर कहेंगे, ठीक है। तो एसएमआर कारखानों में बनाए जाते हैं और फिर साइट पर इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे निर्माण समय समय और लागत कम लगती है। एसएमआर को कम कोर क्षति आवृत्ति रेडियोधर्मी प्रदूषण क्षमता के साथ ये डिजाइन किया गया है। अनियंत्रित रेडियोधर्मी रिलीज के जोखिम को कम करते हुए निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों को शामिल करते हैं ये। तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर काफी मतलब इस मामले में ये सब चीजों को ध्यान रख करके बनाया जा रहा है, ठीक है। जितने भी इस तरीके से पॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजों को, ठीक है, छोटे हैं, जगह भी कम होगा, ठीक है, पॉल्यूशन भी कम होंगे, तो और बिजली भी उत्पादन हो रहा है, तो फिर हम लोग के लिए काफी बेहतर ये एक यहाँ पे हम लोग एक बेहतर उपाय कर रहे हैं अगर हम लोग देखें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, पारंपरिक जो ये एनपीपी की तुलना में एसएमआर जो है वो सरल डिजाइन होते हैं। एसएमआर को मौजूदा थर्मल पावर प्लांट साइटों पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे भूमि अधिग्रहण और विस्थापन को भी कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब जैसे कि अब छोटे अगर हैं ये जो परमाणु रिएक्टर अगर छोटे रहेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, भूमि की आवश्यकता ज्यादा नहीं होगी, तो हम लोगों को विस्थापन करने की इस तरीके की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। कहीं भी अगर हम लोगों को अगर प्लांट्स वगैरह लगाना हो तो वहाँ की सारी चीजों को जो है हम लोग को हटाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे सामाजिक स्थितियां भी परिवर्तन होती हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरा प्राकृतिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। एसएमआर 24 ये मतलब लगातार 24 घंटे सातों दिन, ठीक है, कम कार्बन बिजली प्रदान करते हैं, जो परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ ग्रिड विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। एसएमआर सहित परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के दहन से यहाँ पे बचकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को यहाँ पे कम करते हैं। एसएमआर ऊर्जा मिश्रण में विविधता ला करके और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार करते हैं। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एसएमआर को कार्बोनाइज्ड बिजली प्रणालियों में भी एकीकृत किया जा सकता है। तो ये सब कुछ जो है छोटे परमाणु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में बातें हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन। अब यहाँ पे एक बार मैं और इससे पहले भी आपको क्लस्टर युद्ध सामग्री के बारे में बताया था, ठीक है, कि ये क्या है। नॉर्मली आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का ये क्लस्टर युद्ध सामग्री होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये सब देख रहे हैं कि आप गोला गोला ये छोटा छोटा जो है, ठीक है, ये बहुत सारे इस तरीके का जो बम है वो एक साथ यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। और एक बड़े से इस तरीके का आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये, ठीक है। तो कुछ रॉकेट टाइप से इस तरीके से है ये क्या करेगा, ऊपर की ओर देखिए चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और लगातार एक साथ एक जगह पे जो है पूरे ये जितने भी है यहाँ पे ये सब एक ही जगह पे, मतलब जिस क्षेत्र में भी गिराना है वो टारगेट करके वहां पे गिरा देगा। तो इस तरीके का जो होता है एक साथ पूरा, ठीक है, एक साथ इतने सारे बम जो है वो सबको एक साथ गिराना, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर युद्ध सामग्री। तो अभी आप देख रहे हैं लगातार जो है अमेरिका उसमें जुड़ गया है, ठीक है। यूक्रेन और रूस के साथ जिस तरीके से लगातार जो उनका विवाद चल रहा है, अब उसमें जो है अमेरिका सामने आकर के अब यहाँ पे जो है यूक्रेन के साथ मिलकर के मतलब यूक्रेन को जो है ये क्लस्टर युद्ध सामग्री देने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड में जो है हर एक तरफ जो है एक थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया है कि इस तरीके से जो है अभी इतने समय के बाद भी जो है इतना डेवलपमेंट के बाद भी हम लोग अगर इस तरीके का अगर
अभी जो है मतलब युद्ध में अगर हम लोग इस तरीके का अगर फिर से उपयोग करें इन सभी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं एक ये सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पूरा वर्ल्ड मिल करके भी थोड़ा चिंता में है और इसको कंट्रोल करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो कन्वेंशन है उस पर थोड़ा सा ये लोग दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे फिर। क्लस्टर युद्ध सामग्री, जिसे क्लस्टर बम भी कहा जाता है, तैनाती पर कई बम छोड़ती है। बम बम प्रभाव पड़ने पर फट जाते हैं और या फिर निष्क्रिय रहते हैं, जिससे नागरिकों के लिए खतरा बना रहता है। अमेरिका से अमेरिका से यूक्रेन में क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने से वैश्विक बहस छिड़ गई है। देखिए यहाँ पे कि ये जो क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन, तो इसके बारे में, इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। इसके हस्ताक्षर कौन कौन थे, हस्ताक्षरकर्ता यहाँ पे 112 देश थे। ठीक है, जिसमें से कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे नाटो देश शामिल थे। देखिए यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल थे, और गैर हस्ताक्षरकर्ता इनको भी याद करना है, क्योंकि इसी में यहाँ पे अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल, भारत जैसे यहाँ पे मेन इन्हीं लोग हैं। ठीक है, तो मेन इतने लोग को आप याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल, भारत। तो ये लोग गैर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है, और अगर कोई अगर इस पे हस्ताक्षर करता है इस कन्वेंशन पर, तो वो इस तरीके की युद्ध सामग्री का उपयोग, उत्पादन, भंडारण, हस्तांतरण नहीं करेगा। उस पर ये प्रतिबंध लगाता है ये कन्वेंशन। ठीक है, और साथ ही साथ पीड़ित को सहायता करने का भी ये एक तरीके से अनिवार्य करता है। तो ये सब चीजें जो है कन्वेंशन में रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए यहाँ पे, केंद्र खाद्यान्न भंडार यहाँ पे जारी करेगा। मतलब आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जितने भी इस तरीके से वस्तुएं अभी मार्केट में आप देख रहे हैं, लगभग जितने भी खाद्यान्न पदार्थ है उन सभी में लगातार जो है उनका प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है गेहूं और चावल को फोकस किया गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार अभी जो है इसके लिए योजना बना रही है। योजना तो वैसे भी पहले से ही चल रहा था, उसको फिर से एक तरीके से यहाँ पे लेकर के आया गया है कि इसको मैनेज करें। ठीक है, जितने भी प्राइस हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनके प्राइस को कम करने के लिए, ठीक है, उसको क्या है, उसका स्टॉक जो है उसको अगर बेहतर करते हैं तो प्राइस कम होगा। ये मान करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से जो है मार्केट में गेहूं और चावल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उसको लाने के लिए ये लोग फिर से भारतीय खाद्य निगम के साथ जो है इसके स्टॉक के लिए जो है OMSS के माध्यम से ये लोग जो है अभी 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन यहाँ पे चावल बेचने की योजना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें जैसे ये OMSS जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग इसको देखेंगे, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो ये क्या है इसको मैं पहले भी बताया हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूपीएससी का एक तरीके से ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ओपन मार्केट सेल स्कीम, FCI जो है, FCI के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, तो FCI जो है वो खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ावा हेतु ये समय समय पर खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है। ठीक है, मतलब जब ये जितने भी इस तरीके के यहाँ पे जो बातें की गई, जब हम लोग जो कोटा आप देखें हैं, ठीक है, तो राजस्थान वाला कोटा नहीं, जो कोटा राशन जो मिलता है उसको भी हम लोग कोटा भी कहते हैं। ठीक है, या फिर उचित मूल्य की दुकान। तो उचित मूल्य की दुकान तो बहुत कम लोग समझ में आएगा, लेकिन अगर राशन राशन कोटा इस तरीके से कहें तो ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितने भी ये चावल गेहूं जो रहते हैं उन सभी का वितरण सभी हो जाता है, और लास्ट में जो सभी को वितरित कर देने के बाद से जो अधिशेष बचता है
ठीक है। जो शेष बचेगा ना, जिसका अब किसी को अब जरूरत नहीं है, सभी को लगभग हो गया कंप्लीट, उसके बाद से जो बचा है गेहूं चावल, उसको बेचने का प्लान यहाँ पे किया गया है। और उसी को जो है एफसीआई जो है वो ऑनलाइन तरीके से उसकी नीलामी करके बेचता है उसको। यानी कि वो ऑनलाइन नीलामी करेगा कि अभी हमारे पास इतना स्टॉक है, तो उससे फिर कोई भी राज्य जिस जगह पे भी, ठीक है, पूरे भारत में जिनको जरूरत हो उस तरीके से उसको ऑर्डर करते हैं, फिर वहां पे जो है मतलब उसको सेल कर देता है एफसी। ठीक है। आप देखिए ओएमएसएस का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के द्वारा धारित गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक का निपटारा करना तथा खुले बाजार गेहूं के मूल्यों को विनियमित करना है। एफसीआई गेहूं की ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NCDEX के प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक यहाँ पे नीलामी आयोजित करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। तो अब ये क्या है NCDEX? तो NCDEX जो है वो भारत में एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न कृषि और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। एफसीआई क्या है? तो देखते हैं यहाँ पे एफसीआई क्या है। ये एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली पर का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना जो है 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। एफसीआई जो है वो खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है। एफसीआई जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेतु उत्तरदायी है। एफसीआई ई नीलामी भी आयोजित करता है जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटने के तरीकों में से एक है। ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे क्योंकि नॉर्मली जो है अगर आप ये भी क्या है एफसीआई भी अब अपडेट हो गया है। ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो अगर इस तरीके का ऑप्शन में आता है कि एफसीआई जो है वो ई नीलामी भी करता है तो फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो गलत ऑप्शन हो गया है। गलत ऑप्शन नहीं है, ये अब ई नीलामी भी करता है जितने भी अधिशेष खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थोल पावई कुथु। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सांस्कृतिक चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट होती हैं, यूपीएससी इस पे फोकस करता है और इधर से भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो हम लोग को इसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, कुछ विशेषताएं मेन होती हैं इसमें तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये जो है यहाँ पे थोल पावई कुथु एक प्रकार का जो है कठपुतली है जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक अद्वितीय है। मतलब वहां पे जो कन्याकुमारी जिला जो है तमिलनाडु के अंतर्गत, वहां पे विशेष रूप से जो है वहां की ये एक कठपुतली जो है नाट्य जो नाटक आप देखें उन कठपुतली का वहां के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। ठीक है। तो कन्याकुमारी याद रखेंगे। कठपुतलियां लकड़ी और कपड़े से बनाई जाती है, ये विशेषता है, ध्यान रखिएगा। और उन्हें तारों से संचालित किया जाता है। प्रदर्शन आमतौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं या फिर आम लोगों के जीवन से ये मतलब जीवन का कहानियां सुनाते हैं या तो फिर पौराणिक जो कथाएं होते हैं उनको ये लोग बताते हैं। ठीक है। कठपुतली एक पारंपरिक लोक कला है जो कि अभी जो है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया इन सभी चीजों के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है। लेकिन इन परंपराओं को हम लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने की भी जरूरत है ना। मतलब पूरा विलुप्त अगर हो जाता है इस तरीके की परंपराएं तो भी सही नहीं, तो उसको जीवंत रखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है। उसी में एक है यहाँ पे बी ये मुथु चंद्र राव। ठीक है। तो ये कलाकार हैं। ठीक है। और ये जो है इसके संरक्षण पर काम कर रहे हैं और ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये लोग अभी कुछ समय पहले जो है ये लोग
अमेरिका भी गए थे वहां पे प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी ये लोग न्यूज में हैं। और ये अगर अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे इस तरीके का अगर लोगों को वहां पे एक तरीके से ये कैलिफोर्निया में हुआ, ठीक है। तो अब पूरा कहीं ना कहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा है, तो इस तरीके से एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसको थोड़ा सा समझना पड़ना जरूरी है। तो देखिए मुथु चंद्र राव जो है ये थोल पावई कुथु के ये उस्ताद हैं, और ये लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वह उन कुछ बचे हुए जो कलाकारों में से एक है जो अभी भी पारंपरिक शैली का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और राव यहाँ पे कलई मामणी पुरस्कार के भी यहाँ पे जो है प्राप्त करता है। और ये जो है ये कला के रूप में जो है उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोत्तम पुरस्कार है। तो ये इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं इनके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पे एक तरीके से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, एक मतलब प्रतियोगिता के रूप में जो है इसको रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य ये है कि इंडिया को एक सेफ सुरक्षित, ठीक है, वेब ब्राउजर चाहिए, ठीक है, जो मेड इन इंडिया हो। तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये लोग अभी भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज ये लोग इसको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक उपयोग हेतु एक स्वदेशी भारतीय वेब ब्राउजर बनाने के लिए डेवलपर्स को आमंत्रित करने हेतु भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ किया है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बताने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे प्रश्न लेकर के आ गया हूँ। पहले यहाँ पे प्रश्न आपको आप सामने देख रहे हैं कि और भी यहाँ पे देखिए मेंस में 3-3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, मतलब इन सभी चीजों से, उसमें साइबर सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में यहाँ पे प्रश्न यहाँ से पूछा गया 2021 में, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो इसी तरीके का वर्ड को इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फोकस करने के लिए बोलता हूँ। नॉर्मली केवल बस इतना पूछा गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो क्या है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाणन के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। तो इस तरीके से इस पे प्रश्न पूछ लिया गया नॉर्मली एक टॉपिक पे, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें सही आंसर जो है तीसरा है। अब यहाँ पे देखिए कि मेंस में प्रश्न किस तरीके से बनाए गए हैं। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों पर विवेचना कीजिए, 2020 में पूछा गया था। उसके बाद से सरकारी कार्यकलापों के लिए सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वयं संस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, 2015 में पूछा गया। फिर यहाँ पे आंगुलिक हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है, आंगुलिक हस्ताक्षर की प्रमुख विविध संस्थागत विशेषताएं बताइए, 2013 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं और अभी जो है इस तरीके की अभी अब न्यूज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
इम्पॉर्टेंट भी हो गया है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में अब आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से फोकस से समझिएगा, क्योंकि आपको अभी आंसर राइटिंग भी करना है इसमें। देखिए वेब ब्राउजर क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए वेब ब्राउजर जो है, यहाँ पे उसका, यहाँ देखते हैं आप, ये www करके रहता है, 3 यहाँ पे W रहता है उसका, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है इस तरीके का, यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में आपको दिख रहा होगा। यह सर्वर और क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है और वेब दस्तावेजों तथा विभिन्न सेवाओं के निर्गमन के लिए सर्वर का भी उपयोग करता है। यह HTML बनाने के लिए एक कंपाइलर के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने हेतु किया जाता है। जब हम इंटरनेट पर कुछ भी खोजते हैं तो ब्राउजर HTML में लिखा एक वेब पेज लोड करता है, जिससे टेक्स्ट, लिंक, इमेज, स्टाइलिस्ट, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जैसे अन्य आइटम्स यहाँ पे शामिल होते हैं। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी वेब ब्राउजर, ये सब उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा सब। अब जो है ये भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज क्या है, इसको भी थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें। यह एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं और यह देश के सभी क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही नवप्रवर्तकों और डेवलपर्स को यहाँ पे एक स्वदेशी वेब ब्राउजर तैयार करने को प्रेरित और यहाँ पे सशक्त बनाने का प्रयास करती है। यह इनबिल्ट CCA इंडिया रूट सर्टिफिकेट अत्याधुनिक और उन्नत कार्यक्षमता के साथ सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता सुरक्षा सुविधाएं सहित स्वयं के ट्रस्ट स्टोर के साथ एक स्वदेशी वेब ब्राउजर होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व यहाँ पे आप देखिए, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बेंगलुरु, ये 3 लोग जो हैं यहाँ पे इसका नेतृत्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन और वित्त पोषण जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास यहाँ पे प्रभाग तथा भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो अच्छी यूजर इंटरफेस के साथ विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और उपयोग करने में आसान ब्राउजर का उपलब्ध कराना। इसके अलावा इस ब्राउजर में क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि सुरक्षित लेन देन और डिजिटल इंटरेक्शन को भी बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप जब भी जहाँ पे जो जरूरत पड़े उसको आप वहाँ पे उस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। आप देखिए एक और इसी में यहाँ पे सिक्योर सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट SSL, तो ये क्या है इसका थोड़ा सा समझते हैं। इसको नॉर्मली उसी से संबंधित है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक चीजों को समझते हैं। यह एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जो किसी वेबसाइट की पहचान को प्रमाणित करने के साथ ही यहाँ पे इनक्रिप्टेड और सुरक्षित कनेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये क्या है, अब इससे समझ में आ गया। फिर यह एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच एक एनक्रिप्टेड लिंक बनाता है। ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित रखने और ग्राहकों को निजी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए कंपनियों और संगठनों के लिए अपनी वेबसाइट हेतु SSL सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट के बारे में।
ठीक है। अब इन सब का महत्व क्या है? तो यह चैलेंज जो है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारतीय वेब ब्राउज़र की के विकास के माध्यम से भारत की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है, और यह उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के सबसे अहम साधन वेब ब्राउज़र पर केंद्रित है। ठीक है। देखिए, आपको अभ्यास प्रश्न यहाँ पे मेंस के लिए एक अभ्यास प्रश्न है ये, तो इसको आप आंसर राइटिंग करेंगे। भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज क्या है? भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है? और यह किस प्रकार साइबर सुरक्षा में मदद कर सकता है? तो इसका आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चलिए ठीक है, उसको मैनेज करेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।